पिछले वीडियो में आपने सुना कि सारी रात हंसते गाते गप्पे मारते आंखों ही आंखों में गुजर गई और अब भारत वापसी। और हाँ, ये बात सुनने वाले याद रखें कि ये आखिरी एपिसोड है। 9 दिसंबर 1974 को सुबह 4 बजे ही उठकर हम फारिग हुए और जल्दी जल्दी तबादले की तैयारी करने लगे। हम में से हर एक का दिल खुशी से उछला जा रहा था और इस डर से धड़क भी रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में हमारी तस्दीक ना हो सकी तो भारत सरकार के अधिकार हमें बॉर्डर पर हिंदुस्तानी मानने से इनकार कर देंगे, फिर हमें अनिश्चित काल तक पाकिस्तान की जेलों में सड़ना पड़े। हमसे पहले 60-70 कैदियों के साथ यही तो हो चुका था। ये तबादले के लिए आए थे, लेकिन सही तकसीद ना हो सकने के कारण भारतीय अधिकारियों ने उन्हें हिंदुस्तानी मानने से इनकार कर दिया था। वे बेचारे ना जिंदा थे ना मुर्दा, पाकिस्तान की जेलों में अपना वक्त रो धो कर गुजार रहे थे। सुबह 8 बजे जब हम सबको ड्योढ़ी में बुलाया गया तो हमारे सामान की अच्छी तरह तलाशी ली गई। पाकिस्तान की जेलें भी अपने आप में एक करिश्मा है। हमारे पास जो पाकिस्तानी रुपए थे उन्हें यहाँ हमने स्मगलर कैदियों से भारतीय नोटों में बदलवा लिया था और इस ढंग से छुपाया कि तलाशी के दौरान पकड़े ना जा सकें। मेरे गले में भगवत गीता का अबुल फैजी का लिखा हुआ एक उर्दू तर्जुमा था, जिसे मैंने मियाँ वाली जेल में हंगामे के दौरान जेल लाइब्रेरी से उड़ा लिया था। वह आज भी मेरे पास सुरक्षित है। 9 बजे गाड़ी हम 30 कैदियों को लेकर बॉर्डर की तरफ रवाना हुई। गाड़ी बंद थी, जिसमें से बाहर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। बागा बॉर्डर पर आकर हमें उतारा गया। बॉर्डर के दोनों तरफ सीमा रेखा में से 1-1 किलोमीटर दूर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी शहरियों का हजूम था। ये बरसों से बिछड़े अपने रिश्तेदारों और अजीजों को लेने आए थे। दोनों तरफ पुलिस का भारी जमाव था, जो लोगों को बॉर्डर के नजदीक नहीं आने दे रहा था। दोनों तरफ बैंड बज रहा था। हमारे हाथ से हथकड़ियां उतार दी गई और हमें एक टेंट में बैठा दिया गया। टेंट को चारों ओर से पुलिस और सीआईडी के आदमियों ने घेर रखा था। हमारे लिए चाय का इंतजाम था। पहले पाकिस्तानी कैदियों का तबादला होना था। पाकिस्तानी जासूस कैप्टन शहादत हसन बेग का भी उसी दिन तबादला होना था। उसे भारत में सजाए मौत हुई थी। उसकी बीवी और भाई उसे बॉर्डर पर लेने आए हुए थे और हमसे चंद कदम के फासले पर ही खड़े थे। उस दिन के तबादले में जालंधर में लॉटरी टिकट बेचने वाला पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद सदीक भी अपने वतन लौटने वाला था। उसके रिश्तेदार भी मेरे करीब ही खड़े थे। तबादले की घड़ी आ गई थी। हम सांस रोके अपनी बारी का इंतजार करने लगे। सबसे पहले पाकिस्तानी कैदियों में शहादत हसन बेग को ही तबादला हुआ और वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ अपनी सरजमी में दाखिल हुआ। पाकिस्तानी कैदियों का तबादला होते होते 4 बज गए। तकरीबन 108 पाकिस्तानी कैदी उस दिन हिंदुस्तान की कैद से तबादले में आए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जासूसी एजेंसियों के अफसर, जिन्होंने जिस को भेजा था, उन्हें लेने आए हुए थे। हमारे सामने ही उनको 2-2 रुपए दिया गया और कहा गया कि एक हफ्ता अपने बाल बच्चों में बिताकर अपने अपने दफ्तरों में रिपोर्ट करें। 4 बजे हमारी बारी आई। अब हिंदुस्तानी कैदियों का तबादला शुरू हुआ। लिस्ट में मेरा 15वां नंबर था। भगवान का शुक्र है कि अभी तक भारतीय अधिकारियों ने किसी भी कैदी को यह कहकर नहीं लौटाया कि उसकी तस्दीक नहीं हुई है। जब मुझे पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमारे अधिकारियों के सामने पेश किया तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। नाम मैंने बतला दिया। मुख्य अधिकारी बोला, वेलकम एक्सपेक्टेड, और मैं जोश में भारत माता की जय पुकारता हुआ अपनी सीमा में उस तंबू की तरफ दौड़ पड़ा जहां मुझे पहले तबादले में आए मेरे साथी बैठे थे। एक सीआईडी अधिकारी ने मुझे उस समय दौड़ने से रोका और मेरे कान में बतलाया, उधर बाद में जाना, पहले अपने पिता से मिलो। और तो किसी को हमने अंदर नहीं आने दिया, मगर वे पुलिस में हमारे साथ रह चुके हैं, इसीलिए सिर्फ उन्हीं को हमने इधर आने की इजाजत दी है। जब मैंने अपने पिता की हालत देखी तो दिल में धक्का पहुंचा। आंखें रो रो कर धंस गई थी। चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां पड़ी हुई थी। वह मुझे देखते ही लिपट कर रोने लगे और बोले, हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे बेटा। वह मेरा एक एक अंग टटोल कर देख रहे थे कि कहीं मुझे अंगहीन तो नहीं कर दिया गया। फिर मैं उनको साथ लेकर अपने साथियों के बीच आ गया, सबको मिलवाया। हमें बतलाया गया कि अभी हम घर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली टोली में चंद पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानी बनाकर भेज दिया था। इसलिए जब तक हमारी सही तस्दीक नहीं हो जाती और हमारे शहर का म्यूनिसिपल कमिश्नर जब तक हमारे कैंप में आकर हमारी तस्दीक नहीं करता, तब तक हमें घर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चुनाचे पिताजी घर चले गए और हमें अमृतसर जेल में रखा गया।
यहाँ हिंदुस्तानी कैदियों के लिए एक कैंप बनाया गया। अगले ही दिन सुबह भारत में मुख्तलिफ गुप्तचर विभागों के अधिकारी हमसे मिलने आए। हर अधिकारी के जिम्मे 4-4, 5-5 हिंदुस्तानियों के बयान लिखने की जिम्मेदारी डाल दी गई कि वह पाकिस्तान किस तरह पहुंचा था। मुझे उस वक्त हैरानी हुई जब मैंने सूबेदार प्यारा सिंह चीमा को भी बयान लिखने वाले अधिकारियों में पाया। यह वही गद्दार था जो अमरीक सिंह को मेरे कमरे में ठहरा के गया था और अमरीक सिंह इसी से सूचना लेकर पाकिस्तान पहुंचाया करता था। इन दोनों की वजह से ही मेरे और 5-6 साथी पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए। चुनाचे अगले दिन मैंने यह बात मुख्य अधिकारियों के नोटिस में डाली। उसके बाद मुझे चीमा की शक्ल देखने को नहीं मिली। अधिकारियों को बयान लिखने और तस्दीक का काम निपटाने में 10 दिन लग गए। 19 दिसंबर 1974 को फिरोजपुर बस्ती टेकावली का म्यूनिसिपल कमिश्नर सतीश कुमार जैन जेल में आकर मेरी तस्दीक कर गया। मेरे पिता और हमारी गली के मिस्टर सोडी मुझे लेने आए। शाम 6 बजे मैं उनके साथ बाहर आया और हम बस पकड़कर मक्कू पहुंचे। यहाँ से हमने जालंधर से आने वाली गाड़ी पकड़ी और 11 बजे फिरोजपुर पहुंच गए। स्टेशन पर बहुत सारे लोग मुझे लेने आए हुए थे और मेरी पत्नी प्रभा को दुल्हन की तरह सजाकर अपने साथ लाए थे। स्टेशन पर मुझे हारों से लाद दिया गया। सभी लोग मुझे घर तक छोड़ने आए। सारी रात घर में बहुत हंगामा रहा। जैसे शादी और ब्याह में गिद्दा डाला जाता है, वैसे ही लड़कियां गाने गा गा कर नाचती रही। मैं घर को देख रहा था। नक्शा बदल गया था। 7 साल से घर की सफेदी नहीं हुई थी। दीवारों से प्लस्तर उतर गया था और घर की ईंटें गवाही दे रही थी उन असीम दुख भरे निर्धनता के दिनों की जो मेरे बूढ़े माँ बाप और बेकस बेसहारा बीवी, मेरे बच्चे को मेरी गैर मौजूदगी में काटने पड़े। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का मेरी माँ के नाम 9 दिसंबर को बंबई से तार आ गया, जिसमें लिखा था मोहन जी के आगमन पर खुशी मनाएं। मैंने आते ही उनको पत्र लिखा। उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई देते हुए इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं पाकिस्तान में बिताए हुए दिनों के अनुभव पर एक किताब लिखूं। उन्हीं की प्रेरणा पाकर मैं आपके हाथों में यह किताब सौंप रहा हूं, जिसे आज केशव अपनी आवाज में पढ़ रहा है। और यह किताब लिखते हुए मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि 50 साल के बाद 2021 जनवरी में केशव नाम का कोई शख्स उसे अपनी आवाज देगा और मेरी आप बीती को जन जन तक पहुंचाएगा। कुछ दिनों तक तो घर में मिलने वालों का तांता बंधा रहा। लोग दूर दूर से मुझे देखने के लिए आते और तरह तरह के सवालात करते। हर आने जाने वाले के लिए घर में चाय का औपचारिक प्रबंध था। हर समय अंगीठी पर चाय का पानी चढ़ा रहता। फिर धीरे धीरे वह भीड़ घटनी शुरू हो गई। आंखों के सामने हर समय अब मैं क्या करूं, ये समस्या खड़ी होने लगी। लोग मेरी गैर हाजिरी में परिवार की मदद करते रहे। अब उनके टुकड़ों पर पलना मेरे गैरत को गवारा ना था। सरकार तबादले में आए हुए हिंदुस्तानियों की कोई व्यवस्था करती, तभी दुर्भाग्य से देश में इमरजेंसी का दौर चला। 18 मार्च 77 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी फिरोजपुर में एक चुनाव सभा में तकरीर करने आई, तो उस दिन मेरे बुलावे पर देश के कोने कोने से आए पाकिस्तान द्वारा लौटाए गए सभी भारतीयों ने एक विशाल जुलूस निकाला। 77 के आम चुनावों में इंदिरा सरकार का पतन हो गया और जनता सरकार सत्ता में आई। हम सरकार के बड़े से बड़े अधिकारियों से लेकर मुंशियों तक से मिले। हर एक औपचारिक पत्र ले लेता, लेकिन कुछ भी करता नहीं। शुक्र है कि मैंने बीएड कर रखा था और मुझे मेरे पुराने अनुभव और प्रसिद्धि के आधार पर स्कूल में अध्यापन का कार्य मिल गया, नहीं तो शायद रोटी के भी लाले पड़ जाते। जब दिल्ली में जनता पार्टी में शामिल होने वाले विभिन्न दलों का सम्मेलन मई 77 में हुआ, तो उसमें फिरोजपुर से डेलीगेट बनकर गया। तब मैंने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई से भेंट की। मेरा बड़ा लड़का झलकेश्वर भास्कर भी उस समय मेरे साथ था। मैंने मोरारजी से कहा, भारत सरकार को चाहिए कि वह उन हिंदुस्तानियों को जो देश के काम पर पाकिस्तान की जेलों में कई कई वर्ष सड़ते हैं, इतने समय तक दुख झेलने का उचित पुरस्कार तो दे। इस पर मोरारजी का जो उत्तर था, उसे याद करके आज भी खून खौलने लगता है। अगर उस समय मेरे पास पिस्तौल होती तो मैं तब तक गोलियां बरसाता चला जाता जब तक कि उसका चैम्बर खाली नहीं हो जाता। क्योंकि उसका जवाब था, हम पाकिस्तान के किए की सजा क्यों भुगतें? क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर पाकिस्तानी सरकार तुम्हें 20 साल तक कैद रखती तो हम तुम्हें 20 साल का मुआवजा देते? यह वह शख्स बोल रहा था जिसने इमरजेंसी में सिर्फ 19 महीने की कैद काटी और उन कैद में सहे अत्याचारों के नाम पर प्रधानमंत्री की गद्दी हासिल कर ली।
जिसने अपनी पार्टी के 19 महीने में कैद होने वाले सभी मेंबरों की पेंशन बांध दी थी। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है कि इस शख्स के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध रह चुके थे। सैकड़ों की तादाद में सन 67 से पहले मैंने इनको पत्र लिखे जो मेरे पास थे, जिनमें से अधिकांश मैंने उस दिन गुस्से में जला भी डाले, लेकिन कुछ अब भी संभाल कर रखे हुए थे। कई पत्रों में तो मुझे यहाँ तक लिखा गया कि अगर पत्र में लिखी तिथि आपको सुविधाजनक नहीं है तो मुझे लिखें, मैं आपको कोई और समय और तिथि मिलने के लिए भिजवा दूंगा। मैंने उस दिन ही जनता पार्टी और साथ ही उनके बेगैरत रहनुमा मोरारजी को अंतिम नमस्कार कर दिया। मेरी समस्या कुछ हद तक निजी प्रयत्नों और मित्र के संयोग से सुलझ गई। आज मुझे ना जन्मभूमि भारत माँ से कोई गिला है और ना ही भारत सरकार से। फिर भी कई बार अपने साथियों को बुरी स्थिति में देखकर मन रो उठता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का अधिकार, राइट एक्सप्लॉयटेशन, हर एक नागरिक को हो। आज मैं उसी का सहारा लेकर कहता हूँ, देशभक्ति के नाम का सहारा लेकर इस देश में सैकड़ों नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। कुछ लोग तो बेकारी का शिकार होकर इस धंधे में फंसते हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं, बस बॉर्डर क्रॉस करते हुए दुश्मन की गोली, दुश्मन की जेलें, अनगिनत पीड़ाएं और अत्याचार। यह सोचकर अकल हैरान हो जाती है कि भारत के तत्कालीन पाखंडी, मूत्रपान करने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास स्मगलरों के बादशाह देश से करोड़ों की हेराफेरी करके भाग जाने वाले हाजी मस्तान, बाखिया को, धर्म सिंह तेजा आदि को घर पर बुलाकर 3 दिन तक उनकी मेहमान नवाजी करने और उनकी समस्या सुलझाने का समय तो था, मगर वे लोग जिन्होंने इस देश के लिए जान की फांसी लगाकर दुश्मन की फांसी की कोठरियों में दिन बिताए, अमानवीय व्यवहार और अत्याचार सहे, उनकी समस्या सुलझाने के लिए उनके पास सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं थे। हमारी कहानी पढ़कर क्या कोई देश के लिए मर मिटने की कसम खाएगा? क्या कोई जान की बाजी लगाएगा और निस्वार्थ होकर देश के लिए काम करेगा? फिर भी हम आभारी हैं इस देश के जो दुश्मनों की कैद से वापस ले आया है, जिसने हमें एक बार फिर नया जन्म दिया है। गालिब का वो शेर है ना, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह था कि हक अदा ना हुआ। सच बात तो ये है कि हमने इस देश पर कुछ एहसान नहीं किया, अपना फर्ज अदा किया। दुख तब होता है जब देशभक्ति का स्वांग बनकर कुछ लोग हमारे सामने कारों और हवाई जहाज़ों में आते जाते हमारे तथा जनता के सिर पर धूल उड़ाते हुए भाषण झाड़कर चले जाते हैं। उंगली को खून लगाकर अपने आप को शहीद कहलाने वाले लोग भारत या भारतीय जनता की आंखों में धूल कब तक झोंकते रहेंगे, इस बात का फैसला खुद जनता को करना है। यदि मैंने भाववेश में किसी के लिए कटु शब्द का प्रयोग किया हो, खासतौर पर मोरारजी देसाई को छोड़कर, बाकी सबके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। तो जनाब, ये था वो आखिरी 32वां एपिसोड जो पिछले 3 महीने से आप मुझे वक्त दे रहे थे और आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर मैंने इसे अपने इन वीडियोस को पॉडकास्ट की शक्ल में आप लोगों को भेजा। आप लोगों ने सराहा और कुछ लोगों ने ये भी फरमाइश की है, जो मेरे सुनने वाले नए लोग हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी पॉडकास्टिंग जारी रखूं, भले ही किताब बदल दूं। तो मेरी जो दूसरी किताब शुरू होने वाली है वो आगाज़ कर चुका हूं। मेरे पिछले वीडियोस में मैं इसका लिंक दे दूंगा और उस किताब का नाम है अंजामे मोहब्बत, जो आज़ादी से पहले की कहानी है। मिर्ज़ा गफ्फार बेग के परिवार से जो एक तवायफ के साथ इश्क में मशगूल हो गए थे और उसके बाद देश का बंटवारा हो गया था। शुक्रिया।